Good morning, students. We have studied history's second chapter from trade to territory. प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेडर बनकर आए थे। फिर धीरे धीरे उनको यहाँ पर जब बेनिफिट होने लगा तो उन्होंने यहाँ से ज़मीन खरीदी, यहाँ पर अपने फोर्ट बनाए। फिर वो चाहते थे कि उनको यहाँ के सारे हक मिले और वो कोई टैक्स ना पे करें, जबकि जो बंगाल के नवाब थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर इनकी लड़ाई हुई, जो कि बाद में जिसको नाम दिया गया था वार ऑफ पालसी। उसमें अंग्रेज़ों ने अपने आप को नवाब घोषित कर लिया था। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल आए, बहुत सारे आए। रॉबर्ट क्लीव जो है वो सबसे पहला गवर्नर जनरल था। उसने ऐसे तो वो इसलिए राज कर रहा था कि वो करप्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन उसी ने की थी। उसने बहुत सारे पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए कि उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जिसको नाम दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी जो हैं ये नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने 1848 से लेके 1856 तक राज किया था। इस पॉलिसी का मतलब ये था कि जो इंडियन रूलर्स राज कर रहे थे ना अपनी टेरिटरी पर, अपने इलाके पर, अगर उनका आगे बेटा नहीं है, कोई राजवंशक नहीं है, कोई राज सिंहासन पर बैठने वाला नहीं है, तो फिर वो वहाँ के राजा नहीं रह सकते हैं। वो जो जगह है, वो जो टेरिटरी है, उस पर अंग्रेज़ों का हक हो जाएगा। तो ये जो लैप्स की नीति थी, ये अंग्रेज़ों ने लाई थी 17 में, संबलपुर में, उदयपुर में, नागपुर में और झांसी में। ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज़ों ने एक नया प्रशासन सेट कर लिया। आगे है वैरन हेस्टिंग, ये भी गवर्नर जनरल थे। ये 1773 से लेके 1785 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने भी कंपनी को इसका प्रसार करने में, इसको फैलाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ये जो जब कंपनी को बंगाल की पावर्स मिल गई थी, तो बंगाल की पावर के साथ साथ उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को भी अपने अंडर ले लिया था। और यहाँ पर प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको प्रेसिडेंसीज बोला गया था। ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, ये थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये प्रेसिडेंसीज जो है, यहाँ पर गवर्नर रूल होता था, और उस वक़्त जो है मेन हेड जो है वो वैरन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल है, इसने नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, कुछ और चेंजेस लाई और न्याय भी सेटअप किया, जस्टिस को सेटअप किया, कोर्ट्स बनाई। वैरन हेस्टिंग ने 1772 में जो न्याय होता है, जस्टिस होता है, इसके लिए एक नया सिस्टम स्टार्ट किया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 2 कोर्ट्स बनाई, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था, और दूसरी सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवी और जो पंडित थे वो इंडियन लॉज को के हिसाब से चलते थे। ठीक है। जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो काजी और मुफ्ती के अंडर आती थी, लेकिन उसकी सुपरविजन जो है वो कलेक्टर करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स होते थे। जो ब्राह्मण्स थे उनकी एक बुक थी, संस्कृत में बुक थी वो, जिसका नाम था धर्मशास्त्र।
धर्मशास्त्र का क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया है। धर्मशास्त्र जो है वो संस्कृत एक टेक्स्ट है जिसमें समाज में रहने के लिए और किस तरीके से व्यवहार करना है उसके रूल्स बताए गए हैं। सवार होता है मैन ऑन हॉर्स, musket a heavy gun used by infantry soldiers, matchlock an early type of gun in which the power was ignited by a man। तो जो हिंदू पंडित थे, ठीक है, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से चलते थे। वो चाहते थे कि सब जगह यही यूनिफॉर्मिटी हो, यही समानता हो। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने जो मुस्लिम कानून थे उनका भी बेनिफिट लिया, जो यूरोपियन जजेस थे, क्योंकि हिंदू अपने कानून चलाते थे तो मुसलमान अपने कानून, और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने लिया। इसके साथ साथ उन्होंने 1773 में सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश की। वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील द सदर निज़ामत अदालत भी सेटअप की गई, वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में बनाई गई थी। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। मेन जो फिगर होती थी वो होता था कलेक्टर। ये मेन टाइटल होता था। ये जो कलेक्टर होता था इसका काम क्या था, टैक्स, रेवेन्यू और कानून को मेंटेन करना। जो भी ऑर्डर्स आते थे डिस्ट्रिक्ट में, जजेस की हेल्प से, पुलिस की मदद से, दरोगा की मदद से उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। उसका जो ऑफिस होता था बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। वो एक नया सेंटर बन गया पावर का, क्योंकि मैक्सिमम पावर्स कलेक्टर के पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद है द कंपनी आर्मी। प्यारे बच्चों, ये जो कॉलोनियल रूल आया था, जो कॉलोनियल रूल का मतलब होता है, कॉलोनियल रूल का मतलब होता है एक कमज़ोर देश पर शक्तिशाली देश का दबाव होना। तो इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों का कॉलोनियल बन चुका था। अब यहाँ पर जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया उसके साथ साथ जो मिलिट्री थी उसमें भी चेंजेस आई गई। जो मुग़ल आर्मी थी वो वेल ट्रेन थे, वो हॉर्स राइडिंग करते थे, तो उनको सवार्स कहा जाता था। ठीक है, और जो अपने पैरों पर सोल्जर्स चलते थे उनको पैदल सोल्जर कहा जाता था। उनको जो है वो आर्चरी होती है, तीर अंदाजी, धनुष बाण के साथ तीर चलाना, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जो सवार, जिसको हम कैवलरी सोल्जर कहते हैं, वो जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे उनको डोमिनेट करते थे। क्योंकि जो पैदल चलने वाले सोल्जर होते थे ना, वो पीजेंट्स और लोकल जो जमींदार हैं वो होते थे। उसके बाद एक नई चेंज आई बनारस और अवध में। वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, जो मज़दूर थे, दास लोग थे, उनको आर्मी में लाया गया, उनको ट्रेंड किया गया एज ए सोल्जर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्रूटमेंट के नए मेथड्स लाए, विच केम टू बी नोन एज ए सिपाही आर्मी। जब ये नया नाम इनको दिया गया सिपाही आर्मी, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, यानी कि वो जो सिपाही आर्मी थी यानी कि वो इंडियन आर्मी है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन है, thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी और टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई, यानी कि उस क्षेत्र को इन्होंने, जैसे इंडिया को इन्होंने अपने दबाव में ले लिया।
The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. इसके साथ साथ उन्होंने नई टेक्नोलॉजी भी लाई थी, वो भी इसमें आती है। और इसको कम से कम 6 से 8 महीने लग गए थे इंडिया पहुंचने में सी रूट के ज़रिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ भी लेकर आए थे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory. 1857 में कंपनी ने 63% टेरिटरी पर रूल कर लिया था and 78% of the population of Indian continent. Combined with its indirect influence on the remaining territory population of the country, the East India Company has virtually whole of India under its control. उनका इतना इन्फ्लुएंस हो चुका था, जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट जो है वो इनके कंट्रोल में आ चुकी थी। ठीक है, थैंक यू।